सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, ये 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और अभी ये सबसे हॉट टॉपिक है। कई लोगों ने मुझसे भी पूछा है इस विषय पर कि कांग्रेस की हार के मुख्य कारण क्या है। और साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे तुलनात्मक रूप से कि भाजपा के जीत के कारण क्या है। बहुत लोग यह सोच रहे हैं कि ये तो छोटा मोटा चुनाव था, इसका कोई बहुत बड़े स्तर पर मायने मतलब नहीं है। परंतु यह तो एक बहुत बड़ी भूल है। वैसे तो सभी पार्टियां अपने हार और अपनी जीत पर विश्लेषण करती हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि अपना दोष जल्दी नहीं दिखता। अपना दोष देखने के लिए बहुत ही निष्पक्ष होना पड़ता है और बहुत ही अंतर्मुखी होना पड़ता है, बहुत ही न्यायप्रिय होना पड़ता है। तो इसलिए कांग्रेस को चाहिए कि उनके विषय में जो लोग विश्लेषण कर रहे हैं, जो उनकी हार के कारणों को बता रहे हैं, उस पर वे गौर करें। अन्यथा फिर यही परिणाम रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि जनता का समर्थन तो आपके विचारों से, आपकी कार्य प्रणाली से, आपके संगठन से, इन सब से आता है। तो जनता के लिए आप कितना कार्य कर रहे हैं उसको जनता देखती है। अब पुराने जमाने के टैक्टिस से तो होगा नहीं। तो खैर, अब बात करते हैं कि आखिर इनके हार के कारण क्या है। तो एक कारण तो पहले हम लोग सिद्धांत का लेते हैं। सिद्धांत में क्या है कि ये अपने को सनातन विरोधी सिद्ध कर चुके हैं। सनातन विरोधी बयान देते रहते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देते हैं, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बयान देते हैं, हिंदू ग्रंथों के खिलाफ बयान देते हैं। और जो ऐसे बयानवीर हैं दूसरी पार्टी में या दूसरे संगठन में, उनका समर्थन भी करते हैं। यह जब स्पष्ट हो गया हिंदुओं के बीच में, विशेषकर जागरूक हिंदुओं के बीच में, तो वह छवि जब आपकी बन गई तो फिर आप उनके पास वोट के लिए कैसे जा सकते हैं? वे आपका समर्थन कैसे कर सकते हैं? तो इनका यह सोचना है, इनकी छोटी सी बुद्धि यह होती है कि हम साउथ इंडिया में कोई बयान दे देंगे तो उसका नॉर्थ इंडिया वालों को क्या पता चलेगा। तो या नॉर्थ इंडिया में कोई बयान दिया, साउथ इंडिया वालों को क्या पता चलेगा, या विदेश में कहीं बयान दिए तो भारत में क्या पता चलेगा। तो ऐसा नहीं है। अब सभी जगह जो है आपके वीडियो रन करेंगे, आपके बयान रन करेंगे। जब आप बड़ी पार्टी हैं तो आपकी बड़ी जिम्मेवारी भी है और आपके बयान बहुत संतुलित होना चाहिए। तो ये जो सनातन विरोधी अपनी छवि
खुद ही बना लिया। इन्होंने काम भी किया ऐसे, और सनातन को जहां हानि हो रही है वहां ये नहीं खुल के बोलते, सनातन के साथ कभी खड़े होते नहीं दिखते हैं। ये हिंदुओं को सिर्फ बहकाने में विश्वास रखते हैं। कभी जनेऊ धारण कर लिया, कभी मंदिर में चले गए, तो ये सोचते हैं कि इतना से हिंदू जो है खुश हो जाएगा। हिंदू जो है अब इतना भोला नहीं रहा जितना कि पहले हुआ करता था, आज से 25-30 वर्ष पहले। अब बहुत जागृति आ गई है सोशल मीडिया के आने से, और लगातार जो आपकी छवि है और आपकी जो दोष है उसको भाजपा ने दिखाया है हिंदुओं को कि देखो ये दोष है। इस तरह की विरोधी छवि जो है इनकी है, तो आपकी गलतियों को बीजेपी ने हिंदुओं तक पहुंचाने में सफलता पाई है। तो इसलिए आपको बयान देते समय सावधान रहना चाहिए, जो नहीं रहे। कुछ लोग कहने लगे मच्छर जैसा है सनातन धर्म तो उसको मिटा देना है, तो आपको उसका विरोध करना चाहिए था, खुल के विरोध करना था, जम के विरोध करना था, लेकिन आपने किया नहीं। पहले तो आपको यह तय करना है कि आप एक धार्मिक संस्था है या एक राजनीतिक संस्था। अभी तो पहले यही कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ये जो है धर्मांतरण कराने में भी लगे हुए हैं। तो क्या आप एक धार्मिक संस्था है कि आप धर्मांतरण करा रहे हैं, और एक तरफा धर्मांतरण कराने हैं हिंदुओं का इस्लाम में, हिंदुओं का ईसाईयत में, हिंदुओं का बौद्धों में, इन सब में आप करा रहे हैं। तो क्या आप सनातन विरोधी छवि नहीं बना रहे हैं ऐसा करके? तो आपको राजनीति करनी है या ये संप्रदाय खड़ा करना है? पहले तो आपको यह तय करना पड़ेगा। तो अभी तक यह कंफ्यूजन कांग्रेस को है, तो कांग्रेस को यह तय कर लेना चाहिए कि वह एक राजनीतिक पार्टी के रूप में देश में स्थापित होना चाहती है या एक धार्मिक संस्था के रूप में। कांग्रेस शायद ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो यह सोचती है कि अगर हम हिंदुओं को धर्म परिवर्तित करा देंगे तो वे हमारे अस्थायी वोटर हो जाएंगे, वोट बैंक बनना चाहते हैं। लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि आपके विपक्षी भी तो आपका काउंटर प्लान बना रहे होंगे, और हिंदुओं के खिलाफ में आप जा करके सत्ता में आने की अगर सोचते हैं तो दिवा स्वप्न में आप जी रहे हैं, और हिंदुओं के लिए कॉन्क्रीट आपको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। हिंदुओं का दिल जीतना अब इतना आसान नहीं है। एक जगह टोपी आप पहन के घूमेंगे और एक जगह जो है आप जनेऊ पहन लेंगे, तो आप सोचेंगे कि हम दोनों को खुश कर लेंगे, तो नहीं। अगर आपको दोनों को ही खुश रखना था तो एक दूरी बना के रखते हैं। तो कोई यह तो नहीं समझता ना कि हमारे विरोधी हैं। इस तरह से आप खुश रख सकते थे, या न्याय संगत आप जहां जिसका जो सही होता वहां पर आप बयान देते। लेकिन आपने कभी भी मुस्लिम विरोधी बयान नहीं दिया। इसको भी हिंदू वॉच कर रहा है। मुस्लिमों के कुकृत्यों पर आपने कभी भी बयान नहीं दिया, तो मुस्लिम परस्ती का, मुस्लिम तुष्टिकरण का भी ठप्पा आपके ऊपर लग गया। तो मुस्लिम संतुष्ट हो गए होंगे आपके, लेकिन हिंदू तो विरोधी हो गए। तो एक बहुत बड़ी संख्या को विरोधी बना करके आप सत्ता में नहीं आ सकते। फिर मुस्लिम भी सारी जगह आपको वोट नहीं दे सकते। वे वहीं आपको वोट देंगे जहां भाजपा को आप हराने की स्थिति में होंगे, और मुस्लिमों की अन्य पार्टियां नहीं होंगी। ये है। दूसरा, मुस्लिम भी अब उतने बेवकूफ नहीं रह गए कि जो उनके विरुद्ध नहीं बोले उनको बिल्कुल अपना ही मान ले, उनके समर्थन में जो बोले उनको अपना ही मान ले। उनके समर्थन में क्या काम किया जा रहा है, उनकी गलत बातों का विरोध करना ही मुस्लिमों के लिए भला है, तो ही मुस्लिम समाज का सुधार होगा।
उनकी आर्थिक, उनकी शिक्षा के लिए, उनके इसके लिए काम कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उनमें कैसे सुधार हो यह भी सोचना जरूरी है, क्योंकि उसमें भी तो पढ़े लिखे लोग हैं। सारे के सारे गंवार और आतंकवादी थोड़ी है। तो उनका जो वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, समझदार वर्ग है, वह जानता है कि इस्लाम में सुधार जरूरी है, और इस्लाम में सुधार के लिए कहीं कहीं उसकी आलोचना भी करनी पड़ सकती है, उसके गलत कार्यों की, उसके गलत सिद्धांतों की। तो वह आप नहीं कर पाए, उनके कुकृत्यों पर पर्दा डालते रहे, समर्थन करते रहे। तो इस क्षेत्र में आपको सुधार करने की जरूरत है। फिर आपकी छवि आतंकवाद समर्थक की बन चुकी है, क्योंकि आपने ऐसे कर्म किए। कभी भी आतंकवाद के विरुद्ध में बोला ही नहीं, चाहे देश के भीतर हो रहा हो, चाहे देश के बाहर हो रहा हो, सदैव आतंकवादियों के समर्थन में खड़े दिखे। तो ऐसी छवि आपने स्वयं बनाई है, इस छवि को आपको तोड़ना होगा खुद ही। अगर कहीं जैसे कि गाजा पर हमला किया इजराइल ने, तो आप खूब बोले, खूब चिल्लाए। लेकिन जब इजराइल पर हमला किया हमास ने, तो आप कुछ भी नहीं बोले। आपने नहीं कहा कि ये गलत काम किया है, निर्दोष लोगों के ऊपर हमला किया है, तो वैसा तो आपने कभी नहीं बोला। तो इससे साफ हो गया कि आपको न्याय से मतलब नहीं है, आपको मानवता से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वोट से मतलब है। यानी वोट के लिए आप कितना भी गिर सकते हैं। इससे यह छवि आपकी बन गई। और ऐसा होते होते आप इतना करते करते आप कहां तक चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। आपने अपनी छवि राष्ट्रद्रोही की भी बना ली। कहां पहले राष्ट्रभक्ति की बात होती थी कांग्रेस की, और कहां आपने छवि राष्ट्रद्रोही की बना ली अपनी, इसका भी आपको पता नहीं चला। जहां भी राष्ट्र विरोधी बयान आते हैं वहां पर आप समर्थन में खड़े हो जाते हैं, सेना पर सवाल उठाने लगते हैं। चीन पर आपको भरोसा है, चीन का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान से समर्थन मांगने चले जाते हैं। तो भाजपा के विरुद्ध में खड़े होते होते आप राष्ट्र के विरुद्ध में खड़े हो गए। भारत की जो उपलब्धियां हैं उसका कभी आपने उसको सराहा ही नहीं, कभी बधाई नहीं दी। चंद्रयान छोड़ा गया तो आपने बधाई नहीं दी, खुल के समर्थन नहीं किया, बल्कि और कटाक्ष करना शुरू कर दिए, व्यंग्यात्मक भाषा बोलने लगे। तो भारत की जहां जहां उपलब्धि रही जिस क्षेत्र में, तो वहां पर आपने कभी भी बढ़ चढ़ कर नहीं सराहा। तो उससे लगता है जैसे कि जलन की भावना, जैसे आप ये सोचते रहे कि जितना भारत फेल होगा इसका मतलब ये माना जाएगा कि मोदी फेल हो गया, भाजपा फेल हो गई, तो हमारा नंबर आ जाएगा, लोग हमको साथ देंगे। आपकी ऐसी नियत हो गई। यह नियत जो है राष्ट्रद्रोही नियत हो जाती है। भाजपा या कांग्रेस भारत नहीं है। तो भारत कैसे बेहतर कर सके दुनिया के पटल पर, और जहाँ बेहतर करता है वहाँ कैसे समर्थन किया जाए, उसमें कोई कंजूसी न की जाए, तो यह जो है पहचानना बहुत जरूरी है, जो कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस की छवि ऐसी बन गई कि ये सत्ता के लिए कुछ भी कर देंगे। हवस इतनी हो गई, सत्ता लोलुपता की छवि बन गई।
ठीक है, पार्टी हारती है जीतती है, कभी सरकार बनाती है, कभी सरकार से बाहर हो जाती है, विपक्ष में आ जाती है। लेकिन सत्ता से बाहर होते ही बौखला जाना और अनर्गल प्रलाप करने लगना और सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाना, यह सिद्ध करता है कि सत्ता लोलुप है। इसका मतलब आप देश के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए नहीं करना चाह रहे हैं। आप कैसे हमारी सरकार बन जाए, आप उसके लिए कर रहे हैं, यह छवि आपकी बन गई। तो इस छवि को भी आपको सुधारना होगा। सत्ता तो आती जाती रहेगी, सत्ता इसलिए मिलती है कि देश का और जनता का सेवा कर सके, इसलिए नहीं कि उसका उपभोग कर सके। अब आप उसको, आपने ऐसी छवि बनाई कि हम उसको भोगना चाहते हैं। आपने त्याग की छवि नहीं बनाई, भोग की छवि बनाई। सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वे संवैधानिक पद को धारण करते हैं। तो संवैधानिक पद का सम्मान होना अनिवार्य है। तो अपनी पार्टी में ही जो आपके संवैधानिक पदों पर हैं उसको नौकरों की तरह व्यवहार करना, उसके साथ उसको अपने अधीनस्थ व्यवहार करना, उसको उचित सम्मान नहीं देना, यह भी बहुत बड़ी भूल रही है। चाहे अपनी पार्टी के हों, चाहे किसी अन्य पार्टी को हों, या आपकी विरोधी पार्टी के हों, उन सभी के जो संवैधानिक पद हैं जो बैठे हुए हैं, उनके संदर्भ में बिल्कुल ही सम्मानजनक भाषा का प्रयोग अनिवार्य है बड़ी पार्टी के लिए, जिसका पालन नहीं किया गया, बल्कि उल्टे गाली दी गई। अनाप शनाप अनर्गल बातें बोली गई। यह भी बतलाती है कि संवैधानिक पदों के प्रति इनकी जो है आदर की भावना नहीं है। इसका मतलब है संविधान के प्रति ही आदर नहीं है। तो संविधान विरोधी छवि भी आपकी बन गई। भले कहते रहे संविधान, और हर समय यह कहना जब भी जांच कोई बैठे तो नहीं, लोकतंत्र के विरुद्ध है। लोकतंत्र के विरुद्ध कैसे है जांच? लोकतंत्र के विरुद्ध तो जांच है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जांच है कि जो लोकतंत्र विरोधी होकर के काम कर रहे हैं, जो लूट खसोट रहे हैं, तो उल्टा कहना शुरू कर दिया कि नहीं वो जो लोकतंत्र विरोधी है। तो संविधान के विरोध में आप स्वयं खड़े नजर आए कि भाई जो दोषी है उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। तब होता कि संविधान के समर्थक हैं, क्योंकि संविधान में तो ऐसा ही बताया गया है। आपने अपनी छवि नकारात्मक पार्टी की बना ली, सकारात्मक सोच वाली पार्टी नहीं दिखी। नकारात्मक पार्टी में कभी सदन नहीं चलने देना, जो भारत की कंपनियों के विरुद्ध अगर कहीं बाहर कोई साजिश रची जा रही है उसका समर्थन करना, सिर्फ इसलिए कि वे जो कंपनियां हैं वो किसी पार्टी को या जैसे भाजपा को मान लीजिए कि उसको चंदा ही दे रहे होंगे, उसके साथी होंगे, तो भी आप उसके विरुद्ध में नहीं आ सकते हैं। वो किसको चंदा देंगे ये उस कंपनी की प्रायोरिटी है। आप जबरदस्ती किसी से चंदा थोड़ी ले सकते हैं। और वह जो बड़ी कोई भी बड़ी कंपनियां हैं तो वे कंपनियां जो है भारत के लोगों को रोजगार दे रही हैं, भारत में जो है धन ला रही है, भारत के धन को बढ़ा रहे हैं, तो आप उसके विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? तो नकारात्मक छवि आपकी लगातार बनती चली गई, कॉर्पोरेट के खिलाफ भी बनती चली गई। और हर चीज में जो उपलब्धि भी है सरकार की, भाजपा सरकार की उपलब्धि भी रही, तो उसमें आपने नकारात्मक छवि पेश की, किसको नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं कि यह कैसे और बेहतर हो सकता है। अगर ऐसा दिखाते कि ये जो प्रस्ताव है यह और कैसे बेहतर हो सकता है, उस तरह की छवि अगर प्रस्तुत करते तो एक अच्छी सकारात्मक छवि मानी जाती। लेकिन कोई भी प्रस्ताव उनका आया, कोई भी बिल आया,
तो आप एकदम विरोध में खड़े हो गए, इसको नहीं पास होने देना, बल्कि सदन ही नहीं चलने देना। तो इस तरह से नकारात्मक छवि आपकी बन गई, संवैधानिक छवि नहीं रही। संविधान में तो यह है कि भाई सदन चलना चाहिए, तो आप गैर संवैधानिक छवि आपकी हो गई। तो संविधान की रक्षा कैसे करेंगे संविधान के विरुद्ध जाकर के? तो कभी जो है नया पार्लियामेंट नहीं बनने देंगे, तो कभी पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, नए पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, तो फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आपको तो फिर जाना पड़ेगा नए पार्लियामेंट में ना। तो ये सब गलतियां हैं जिसको जनता नोट कर रही है। अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में, किसी संस्था के खिलाफ में, किसी धर्म गुरुओं के खिलाफ में, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ में, हिंदू ग्रंथों के खिलाफ में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के खिलाफ में, विशेषकर प्रधानमंत्री के खिलाफ में, उसके प्रति तो और सजग होना चाहिए था। सो उल्टे और आक्रामक हो गए। वो आक्रामकता थोड़ी होती है, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गाली देना, आरोप लगाना। चौकीदार चोर है आपने बोल दिया, चोरी का कोई प्रमाण नहीं दे सके, जबकि आपके चोरी के प्रमाण उन्होंने दे दिया। आपने कहां कहां घोटाला किया वो उन्होंने दे दिया, आप कुछ नहीं दे पाए। तो उनके माता पिता को गाली देना, इस तरह की बातें, तो ये जो है अमर्यादित भाषा बहुत बड़ा कारण है, आपकी नकारात्मक छवि बनती चली गई। कोर्ट की भी अवमानना करते रहे, आपने कोर्ट के ऊपर भी वो लगा दिया, आरोप लगा दी कि कोर्ट सरकार के हाथों बिक गई। आपके पास क्या प्रमाण है? अगर कोई भी चीज जो भारतीय जनता पार्टी ला रही है और वह सही है, कोर्ट ने भी इसको सही माना, तो आप उसको गलत मानने वाले कौन होते हैं? आपने कोर्ट के खिलाफ में आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कोठी बिक चुकी है, कोर्ट सरकार के हाथ में चली गई है, तो कोर्ट की अवमानना करने लगे। इससे यह पता चल गया लोगों को कि ये इतना ज्यादा गिरे हुए नीचे लोग हैं कि ये अपने सत्ता के लिए कोर्ट को भी गाली दे सकते हैं, ये संविधान को भी गाली दे सकते हैं, अपने अन्य पार्टियों को, खिलाफ पार्टियों को तो गाली दे ही रहे हैं, ये कुछ भी गाली कर सकते हैं। इनके नसों में, इनके दिमाग में सिर्फ गाली ही गाली भरी है। इस तरह की छवि आपने बना दी खुद अपनी। तो जजों के खिलाफ में बोलना बिना प्रमाण के ही, सिर्फ जो है आपके समर्थन की वह बात नहीं है, आपके अनुकूल वह बात नहीं है, इसलिए आप खिलाफ बोलेंगे, तो यह कोई स्टेट्समैनशिप नहीं है, यह कोई राजनीतिक पार्टी की परिपक्वता नहीं है। अहंकार बहुत बड़े बड़े स्तर पर शो करना, दूसरे को कुछ समझना नहीं, इस तरह से व्यवहार करना जैसे कि ये जो भारत है ये आपका गुलाम है, इस तरह से शो करना कि भारत के जो है आप वंशानुगत जो है शासक हैं, आप राजा हैं, भारत जो है, भारत के लोग, भारत की संस्थाएं सब आपकी है। कहीं पर कोई नाम बदला जा रहा है तो उसमें भी आपको आपत्ति हो रही है। अगर कहीं प्रधानमंत्री के नाम पर कुछ रखा जा रहा है तो आपको आपत्ति। आपने भी तो अपने यहाँ के प्रधानमंत्री के नाम पर कितने चीजों के नाम रखे, उस समय आप नहीं सोच रहे थे कि आप अपने नाम पर क्यों रख रहे हैं? खेल के मैदान आप अपने नाम पर क्यों रख रहे हैं, या भाजपा भी क्यों रख रही है? कोई भी खेल का मैदान तो स्पोर्ट्समैन के नाम पर होना चाहिए। वैज्ञानिक संस्थाएं जो है वैज्ञानिकों के नाम पर होने चाहिए। तो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों जो है वही एक टाइप का अहंकार दिख रहा है। यह है कि कांग्रेस में ज्यादा दिख रहा है, नकारात्मक अहंकार भी दिख रहा है। तो वे तो, मोदी तो चालाक हैं, वे तो कहते हैं कि हम प्रधान सेवक हैं।
तो उनसे उनकी विनम्रता झलकती है। लेकिन आप लोग तो ऐसा नहीं कहते। आपके किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि हम लोग प्रधान सेवक हैं। तो आपने वो शासक की प्रवृत्ति अपने में विकसित की है, सेवक की नहीं। जबकि समझना चाहिए कि जनता की सेवा के लिए ही सब कुछ किया जाना चाहिए। तो उस प्रवृत्ति में सुधार की जरूरत है। तो अपनी सत्ता लोलुपता छोड़िए। आपकी छवि सत्ता लोलुप की हो चुकी है। कहीं भी सत्ता पाना है, कैसे भी पाना है, जोड़ तोड़ करके पाना। हालांकि ये सत्ता लोलुपता भाजपा के ऊपर भी आरोप लगाया जा सकता है, निश्चित ही। तो चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, सत्ता लोलुप होते हैं। लेकिन सत्ता लोलुपता की मर्यादा कहां तक जाएगी, यह तो कम से कम छवि बनाने के लिए तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। उसके लिए किसी को भी गिरा देना, किसी के आपने बहुत जगह जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। कि किसी भी तरह से जो है सत्ता हाथ में आ जाए, तोड़ फोड़ करना। तो मैं यह नहीं कहना चाह रहा भाजपा ये नहीं कर रही, भाजपा भी कर रही है। लेकिन आपने बिल्कुल उसकी नगमता प्रस्तुत कर दी। और जब नगमता प्रस्तुत हो जाती है सत्ता लोलुपता की, तो जनता ध्यान रखती है और फिर उसका दंड देती है। सत्ता लोलुपता के लिए आपने पाकिस्तान से भी समर्थन मांग लिया था। ये कितना बड़ा ये देशद्रोह की बात थी। चीन से पैसे ले रहे हैं, यह भी सिद्ध हो गया। राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे आ रहे हैं, यह सिद्ध हो गया। तो भ्रष्टाचार तो आपका सिद्ध हो गया कई चीज़ों में। चाहे नेशनल हेराल्ड का मामला हो, चाहे कई जगह पर, तो आप पकड़ लिए गए हैं। पैसे आपके आ रहे हैं, पकड़ लिए गए। और भ्रष्टाचारियों का समर्थन भी आप कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों के मजे हैं आपके उसमें। आपके नेता के ऊपर जो ही भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तुरंत उसको हटाते, तो माना जाता कि नहीं आप सही है। लेकिन कभी भी भ्रष्टाचारियों को आपने हटाया नहीं, कभी उसकी आलोचना भी नहीं की, बल्कि उल्टे उसके समर्थन में खड़े हो गए, उसको डिफेंड करने लगे, उसके लिए मुकदमा लड़ने लगे। बड़े से बड़े वकील को हायर किया गया। तो तमाम तरह के जितने घोटाले हुए सभी में आपके नाम आए। और आप जो है भ्रष्टाचार की पार्टी के रूप में आपकी छवि हो गई। तो जनता इसको भी देख रही है। और मोदी की जो है भ्रष्टाचार की छवि आप निर्मित नहीं कर पाए, सिद्ध नहीं कर पाए। तो भाजपा के शासनकाल में अभी आप एक भी भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं कर पाए, जबकि उसके विपक्ष में आप जो है आपकी जहाँ भी सरकारें हैं सब जगह भ्रष्टाचारी सिद्ध हुए। पहले जितने भ्रष्टाचार थे वे सब सामने आ गए सिद्ध हो के अर्थ में। और जितने लोग भ्रष्टाचारी हैं दूसरी पार्टियों के, जो जेल गए हुए हैं, जिनके पर जांचें बैठी हुई हैं, उन सबके समर्थन में भी खड़े हो गए, उनके साथ गठबंधन बना लिए। जिनके ऊपर है ईडी की जांच चल रही है, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, या कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उन सबके साथ खड़े नजर आए। क्योंकि वे लोकल जो है छत्रप हैं। तो हो सकता है कि सीट शेयरिंग करके आप थोड़े बहुत सीट ले आए, लेकिन छवि तो यही बन रही है ना कि सत्ता लोलुप है, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध नहीं है। छवि तो यही निर्मित हुई। जितने भ्रष्ट लोग हैं उन सबके साथ मिले हुए हैं आप। इसका मतलब है कि आपकी संगति जो है भ्रष्टाचारियों की है। इसका मतलब आप स्वयं भ्रष्ट हैं, आप उसके विरुद्ध में कभी नहीं खड़े हुए। उसी तरह से आपकी छवि एक और बन गई, जातिवादी मानसिकता की छवि।
जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उनको जातिवादी मानसिकता की छवि से ऊपर उठना चाहिए। कैसे जातिवाद तोड़ा जाए सकारात्मक रूप से, आपको उसकी बात करनी चाहिए थी, लेकिन आपने कैसे जातियों का लाभ उठाया जाए, कैसे इनको और विभाजित किया जाए, कैसे इनका एक ग्रुप बनाया जाए, कैसे इनको वोट बैंक में कन्वर्ट किया जाए, तो वह आप करने लगे। और जितनी जातिवादियां पार्टियां हैं उनके साथ अपने हाथ में भी मिला लिया। जिसको लंबी इनिंग खेलनी होती है उसको लंबा संघर्ष भी करना पड़ता है। तो बेहतर और सकारात्मक और प्रगतिवादी सामाजिक विचारधारा को लेकर आप नहीं चल पाए। आप जो समाज में कुरीतियां हैं उन कुरीतियों का कैसे लाभ उठाया जाए, उन कुरीतियों को करने वालों को कैसे साथ दिया जाए और उसका लाभ उठाया जाए, इस चक्कर में पड़े, तो उसके कारण छवि ऐसी आपकी बनी। कैसे जातिवाद को समाप्त किया जाए इस पर कभी आपने चिंतन ही नहीं किया, बल्कि कैसे बढ़ावा दिया जाए इसका चिंतन किया। कैसे हिंदुओं की एक जातियों को दूसरी जातियों से लड़ाया जाए, इस पर आपका सारा शोध चल रहा है। जातिगत गणना कराना, ये कराना, ये सब क्या है? इसे एक तो हिंदू सब दराज हो कि भाई हम लोग को तोड़ने की स्कीम कर रहा है, हम लोग के बीच में जो है ये फूट का ये काम कर रहे हैं, ये फूट डाल रहे हैं। आपकी छवि इस तरह की बन गई। प्रगतिवादी छवि तो बनी नहीं, दुष्ट की छवि बन गई, हिंदू घृणा की छवि बन गई। तो जातिवादी मानसिकता आपकी प्रकट हो गई। जातिवाद को खत्म करने के लिए क्या आपने साहस है ये कहने का कि जातिवाद जो है यह एक कलंक है और इसको दूर करने का उपाय यही है कि सजाती विवाह की मान्यता रद्द हो। भ्रष्टाचार को खत्म करने का क्या आप में यह मादा है कहने का कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए डिजिटल करेंसी लाई जाए और ये नोट जो चल रहे हैं उसको बंद कर दिया जाए। उल्टे जब अगर मोदी जी ने थोड़ा बहुत डिजिटलाइजेशन करने की कोशिश की तो आपने विरोध किया, आपने मजाक उड़ाया। तो भ्रष्टाचारियों को कैसे खत्म किया जाए? तो नोट को बंद किया जाए, भौतिक मुद्रा को, और अंक मुद्रा लाया जाए, मोबाइल से मोबाइल ट्रांजैक्शन हो, ये आपको कहना चाहिए था। ब्रेन स्कैन मशीन लगाई जाए, भ्रष्टाचारियों की जांच हो, ये आपको कहना चाहिए था। अपराधियों को आप प्रश्रय दे रहे हैं, अपराधियों को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर कभी आपने समाज में बात रखी कि अपराधियों के लिए क्या करना चाहिए? उल्टे अपराधियों को अपने साथ रखे, उसका सहयोग लेकर के बूथ मैनेज कर रहे हैं, लोगों को डराना धमकाना ये सब कर रहे हैं, आतंकवादियों के साथ ले रहे हैं। कभी सोचा कि हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? हम कैसे एक बड़ी लकीर खींच सकते हैं जो भाजपा से बड़ी लकीर हो? कैसे जो है हम खत्म कर सकते हैं अपराध को? इस विषय पर भी विचार करना चाहिए था। जब भी वो बायोडाटा की बात आती है और बायोमेट्रिक्स डाटा की बात आती है तो आपने उसका भरपूर साथ नहीं दिया ताकि अपराधियों की जांच हो सके। कभी भाई मुकदमे होते हैं या जिस भी व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का अपराध का आरोप लगा है तो उस पर जो है उसका नार्को टेस्ट वगैरह कराया जाए, इसका समर्थन कि इसका एक बिल लाया जाए, झूठा मुकदमा ना हो सके इसके लिए कोई बिल लाया जाए। तो इस तरह के आप सकारात्मक प्रगतिवादी सोच वाली बात कभी किए ही नहीं, तो कैसे होगा? तो प्रगतिवादी सोच के, कर्म के विरोधी होने की छवि अपने निर्मित कर ली। देश को कैसे आगे ले जाना है उसका कोई रोड मैप आपने तैयार नहीं किया। कैसे सत्ता हासिल करनी है बस आप इसी रोड मैप में बिजी है। जबकि नेशनल पार्टी का काम है कि नेशन हमारा कैसे आगे जाए, उस पर उल्टे आपके
जो है नेता लोग कहीं कहीं पर तो ऐसे बयान विदेशों में देते आ गए हैं कि भारत जो है एक नेशन नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। आपने भारत के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। तो ये प्रगतिवादी सोच आपको लाना पड़ेगा। आपकी छवि सिर्फ जो है नकारात्मक छवि आप निर्मित कर रहे हैं। भारत के लिए आगे कौन सा रोड मैप अच्छा होगा, भारत कहाँ कैसे विकसित हो सकता है। राहुल गांधी ये तो कह रहे हैं कि सैद्धांतिक लड़ाई है, वो चलती रहेगी। अरे कौन से सिद्धांत है आपके? यही सनातन विरोधी सिद्धांत है आपके, मुस्लिम प्रति सिद्धांत है, राष्ट्रद्रोही सिद्धांत, नकारात्मक सिद्धांत है, जातिवादी मानसिकता के सिद्धांत है। कौन से सिद्धांत पर आप लड़ेंगे? कौन से सिद्धांत हैं जिससे आप मुकाबला करें? और इसके बाद जो है आप मोदी घृणा में बहुत चले गए। किसी एक व्यक्ति को टारगेट करना, इसका मतलब है कि आप अपने को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। जब व्यक्ति किसी को उसको उसके सिद्धांतों पर नहीं घेर पाता है, जब उसके विचारों में, उसके सिद्धांतों में उसको दोष नहीं निकाल पाता है, तो उसको गाली बकने लगता है। तो वही काम आपने किया। आपको मोदी को गलती करने देना चाहिए था, जहां वे वास्तव में गलती करती, इसको आप सिद्ध कर सकते तो वह करते। तो किसी ने कोई बयान कहीं से पा लिया, किसी ने कहीं ट्विटर में या कहीं पर कुछ दे दिया, उसको पकड़ के आप उसके खिलाफ में, मोदी के खिलाफ में बोलने लगे। जो जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी होती है वो सब चीज़ प्रमाणित हो जाती है, उसके बाद पुख्ता प्रमाण आते हैं तब बोलते हैं। ये नहीं कि किसी ने कहीं कुछ लिख दिया, किसी पत्रकार ने कुछ कह दिया, आप लगे बोलने। आपने अपने पत्रकारों को फिट कर दिया, आपने कुछ नेताओं को फिट कर दिया कि मोदी के खिलाफ में बोलते रहो। तो ये एक्सपोज हो गए। हालत यहाँ तक हो गई कि लोग चैनल तक समझने लगे कि ये भाजपा के समर्थक चैनल है, ये भाजपा के विरोधी चैनल है। हालत तो वो हो गई। यानी निष्पक्ष पत्रकारिता जो है नाम की चीज़ आपने रहने नहीं दिया, आपने वो पत्रकारों को भी बांट दिया। तो ये लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपको मोदी जो भी कर रहे हैं, मोदी से और बेहतर कैसे हो सकता है, मोदी जो चीज़ करना चाह रहे हैं उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, या उससे और दूसरे बड़े मुद्दे कैसे हो सकते हैं, वो उस पर विचार करना चाहिए था, न कि उनको गाली बकनी चाहिए थी। गाली बकने से तो यही हो गया कि आपके दिमाग में कचरा है और आप कचरा की उल्टी कर रहे हैं। ये रोग है, मनोरोग हो गया आप। तो आप मनोरोगी सिद्ध हो गए। और आज के जो शिक्षित लोग हैं वे हर चीज समझ रहे हैं। अब वो बात नहीं रह गई। सोशल मीडिया का जमाना है, सब समझ रहे हैं। फिर भाजपा को आपने अंडरस्टिमेट कर लिया। एक आपकी हार की कमी यह रही, भाजपा को अंडरस्टिमेट करना, उसके संगठन का, उसके सिद्धांतों का, उसकी कार्य प्रणाली का वो अंडरस्टिमेट कर लेना और समझ लेना कि हाँ हमको फार्मूला एक मिल गया है, इससे हम भाजपा को हरा देंगे। ये छोटे मोटे फार्मूला से भाजपा कैसे हार जाएगी? वो तुरंत ही आपका काट निकाल लेगी, क्योंकि उसमें वैसे फ्री थिंकर्स बैठे हुए हैं, उसमें बड़े बड़े थिंकर्स, बड़े बड़े विद्वानों को बैठा रखा है। और आपने टुटपुंजिए जो है, जो सिर्फ वॉमिटिंग कर सकते हैं, इस तरह के लोगों को जो मोदी विरोधी मानसिकता के हैं, बस उसको आपने बैठा रखा है। तो इसके कारण जो है आप फंस गए। भाजपा को आपने अंडरस्टिमेट कर लिया। भाजपा की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं, बहुत संगठनात्मक रूप से वे काम कर रहे हैं। बहुत सारे संगठन उनके हैं जो कि लोगों के बीच में काम करते हैं। आपके कौन से संगठन लोगों के बीच में काम कर रहे हैं? कोई समाज सेवा आपकी तरफ से नहीं हो रही। कहीं मजदूर फंसे थे तो आपने कुछ भी नहीं किया कि जाके उनके लिए कुछ करें। न आपके किसी मंत्री ने बयान दिया, न आपकी पार्टी ने कुछ किया उनको निकालने के लिए। कहीं कोई चीज़ हो जाती है, दुर्घटना, तो आप वहाँ पर नहीं जाते, आप उसमें ही पक्षपात करते हैं। आप देखते हैं कि ओ ये अगर हिंदू है तो नहीं जाएंगे, या सवर्ण है तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो आप संवेदना नहीं प्रकट करते हैं। तो आपने समाज सेवा का काम बिल्कुल ही छोड़ रखा है। आपकी समाज सेवा निष्पक्ष नहीं है। अगर थोड़ी बहुत है भी कहीं भी
तो निष्पक्ष नहीं है, वह पक्षपाती है, वह मानव मात्र के लिए नहीं है। जैसे मुसलमान सब जो है मुसलमानों में भाईचारा करते हैं, वैसे भी आपका भी भाईचारा उसी तरह से है, वह अच्छे भी होंगे। जबकि भाजपा वाले जो है, आपके जो विपक्ष है, जो आपके ऊपर हावी है, वो इसलिए हावी है क्योंकि वह सबके लिए एस्टिमेट लाता है, सबके लिए कोई योजना लाता है। आपके जैसा पक्षपाती योजना नहीं लाता है। तो इस चीज को पब्लिक ने रीड करना शुरू कर दिया कि भाजपा सबके ध्यान में रख करके काम कर रही है और निष्पक्ष रूप से करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप जो है निष्पक्ष रूप से नहीं करते हैं। आपने अपने ही सीनियर लीडरों का जो है ध्यान नहीं दिया, उनको महत्व नहीं दिया, उनको भगा दिया, उनकी बातों को नहीं मानने लगे। और जितने चमचे टाइप के लोग होते हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता है समाज में, जो चिपकू टाइप के लोग होते हैं, जो खाली लाभ उठाना जानते हैं जीत जाने पर, वैसे लोगों को महत्व देना शुरू किया, उन लोगों की सलाह माननी शुरू की। तो सीनियर अनुभवी लीडर जो है, उनकी अवमानना भी आपके हार का बहुत बड़ा कारण है। आपका नेतृत्व तो बेदम हो गया है। तो बेदम नेतृत्व पार्टी को जिताने के लिए मोह ममता से ऊपर होना चाहिए। अगर आपके राहुल गांधी जो हैं स्वयं इतना समर्थ नहीं है, तो कम से कम अच्छे दो ही उपाय है, या तो उनको बेहतर सलाहकार दिए जाएं जिनके गाइडेंस में वे कुछ बयान दें और काम करें, या फिर जो बेहतर सोच वाले ही हैं उनको वो नेतृत्व दिया जाए जिसमें युवा कुछ देख सके। वैसा व्यक्ति जो अंट टपकता है, कभी कुछ बयान देता है, कहीं कुछ डाटा देता है, कहीं कुछ डाटा देता है, तो ऐसा व्यक्ति भरोसे का नहीं होता। वो तो पप्पू सिद्ध हो गया, भाजपा ने उसको पप्पू सिद्ध कर दिया। और सिद्ध क्यों किया? उसने, व्यक्ति ने खुद ही सिद्ध कर दिया अपने को। तो सीनियर लीडर को महत्व दिया जाना चाहिए। जैसे परिवार में सीनियर का महत्व रहता है क्योंकि उसके अनुभव उसके साथ रहते हैं, तो उन सीनियर लीडरों की बजाय जो प्रोफेशनल लोगों को आपने महत्व देना शुरू कर दिया, जिनकी जनता के ऊपर पकड़ ही नहीं, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई। किसको टिकट देना है, किसको नहीं, वे निर्धारित करने लगे। कैसे आयोजन करना, कैसे नहीं, वे निर्धारित करने लगे। सीनियर लीडर को भगा दिया गया क्योंकि उनसे भय हो रहा है कि भाई उनका शासन हो जाएगा। तो होने दीजिए, जो योग्य हैं शासन उनके जरिए ही चलना चाहिए, अयोग्य के जरिए तो नहीं चलना चाहिए। तो कैसे योग्य लोगों को पार्टी में आगे बढ़ाएं, संगठन में आगे बढ़ाएं, इस पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि योग्य लोगों को काटने की कोशिश की गई। इसको साइड लाइन करो, इसको हटाओ। तो अयोग्य लोगों की टीम जब हो जाती है तो फिर अयोग्य लोग जो है आपको क्या जीत दिला सकते हैं? वे आपकी जी हजूरी तो कर सकते हैं, चमचागिरी कर सकते हैं, आपके हर समय हाँ में हाँ मिला सकते हैं, लेकिन हाँ में हाँ मिलाने से आपकी प्रतिभा का विकास नहीं होता है। प्रतिभा का विकास तब होता है जहाँ पर कि आपने जो अच्छा काम किया है उसमें उसकी प्रेरणा भी होनी चाहिए, और जहाँ आपने गलत काम किया है वहाँ टोका भी जाना चाहिए, और वह गलत काम कैसे सही हो सकता है यह भी बताया जाना चाहिए, और उससे बेहतर कौन से चीज़ हो सकते हैं वह भी बताया जाना चाहिए। और इस तरह की क्वालिटी जिनमें है, चाहे वे पत्रकार हों, चाहे वो दूसरे विद्वान हों, चाहे वो संगठन में कोई लोग हों, उन सबके साथ एसोसिएट होना चाहिए। तो वह काम नहीं कर पाए, सिर्फ चमचों की फौज खड़े कर दी। वह जमाना इंदिरा गांधी वाला जमाना बीत चुका है, इसको ध्यान रखना चाहिए। अब सोशल मीडिया का जमाना है, बाल की खाल निकाली जा रही है एक एक ग्रंथ की। बड़े बड़े जो आचार्य हैं, विद्वान हैं, ग्रंथ हैं, पैगंबर हैं, अवतार हैं, उनकी बाल की खाल निकाली जा रही है। तो आपके यहाँ तो बहुत साधारण लोग सब हैं, उनकी तो बखिया उजड़ दी जाएगी। फिर आपकी एक छवि बन गई कॉरपोरेट विरोधी छवि। कॉरपोरेट विरोधी छवि बना लेने पर, क्योंकि सारे जितने हैं जो कॉरपोरेट घराने थे उन सब की आलोचना करने लगना, उनके ऊपर आरोप लगाने लगना,
बूट सूट वाले बूट सूट की आलोचना करने लगना, पैसे वालों की आलोचना करने लगना। गरीब का भला होना चाहिए, लेकिन पैसे वालों की निंदा करके उनके खिलाफ जा करके ये जो है वामपंथी विचारधारा है। और वामपंथी विचारधारा जो है ये पूंजीपतियों के खिलाफ होकर के बात करती है। उनसे धन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें टैक्स लगा सकते हैं, उनका भी बढ़ा सकते हैं, उनकी भी आय बढ़े, कॉरपोरेटों की भी और गरीब जनता की भी आय बढ़े, इसका उपाय करना चाहिए। बनस्पति ये नहीं करके आपने जो है आक्रमण शुरू किया कि ये जो है कॉरपोरेट वाले जो है बड़े वो हैं, अमीर हैं, ये लूट रहे हैं, ये पीट रहे हैं, इस तरह की छवि बनाना शुरू किया, जो कि कम्युनिस्ट लोग अक्सर बोलते हैं। तो जेएनयू वाले कम्युनिस्ट ब्रांड के बीच में आप फंस गए, आपको समझ में नहीं आया, तो कॉरपोरेट विरोधी छवि हो जाएगी, पूंजीपति विरोधी आपकी छवि हो गई। अरे भाई, पूंजीपतियों के विरोधी आप हो जाएंगे तो कैसे जीत जाएंगे चुनाव? पैसा उन्हीं से मिलना है, तो धन की कमी तो हो ही जाएगी। आपने गरीबों से वोट लेने का सोचा, लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि गरीबों का भला किसी का नाश करके नहीं किया जा सकता है, बल्कि समन्वयवादी सोच से कि जिसमें अमीरों का भी भला हो और गरीबों का भी भला हो, वैसा हो सकता है। लेकिन आपने छवि ऐसी बनाने की कोशिश की कि नहीं, हम लोग तो हैं पूंजीपति विरोधी हैं, हम लोग धनियों के विरोधी हैं। तो धनियों के विरोधी होकर के तो धनी सब तो आपके खिलाफ हो ही जाएंगे, और उनका पावर है, पैसे का पावर है दुनिया में, तो पैसे का पावर उन्होंने दिखा दिया। जो आपके विरोधी थे वो पैसा उधर फेंकना शुरू किया, आपका काम खत्म। पैसा जिधर जाएगा, क्योंकि इलेक्शन में तो पैसा चलता है, सब लोग को पता है, आप लोगों को भी पता है, तो आपकी वह छवि हो गई। आपने अडानी को टारगेट किया, बहुत सारे अंबानी को, अडानी को, इस तरह की बातें बोल, जो इंडिया के टॉप ब्रांड हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, इन सब के खिलाफ में आप खड़े हो गए। तो इन सब के खिलाफ में खड़े होकर के आपने अपनी छवि निर्मित कर ली इस तरह की कि तो कॉर्पोरेट विरोधी छवि भी आपके ऊपर भारी पड़ी। और याद रखिए, गरीबों के आदर्श जो हैं वे पूंजीपति ही हैं, क्योंकि गरीब वह होना चाहता है, धनी और गरीब जो है परस्पर विरोधी नहीं है। इस बात को दिमाग से निकाल दें कि ये परस्पर विरोधी है। एक आदर्श है, अर्थ में तो आदर्श पूंजीपति ही है, और आपने आदर्श की ही आलोचना शुरू कर दी, आदर्श के विरोध में खड़े हो गए कम्युनिस्टों की तरह, तो आपकी दुर्गति हो जानी है। आपका प्रदर्शन जो है, आपका एक और चीज रहा कि जनता क्या चाहती है, पारदर्शी व्यक्ति चाहती है, जिस पर भरोसा कर सके, जिस पर अटूट विश्वास कर सके, लगे कि हाँ ये उनके लिए है, ये देश के लिए है। लेकिन आपने अपनी छवि कैसे बनाई? संदिग्ध चरित्र, वो चरित्र जो कि साजिशें कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, देश के विरुद्ध भी रच रहा है, लोगों के विरुद्ध भी रच रहा है, यहाँ के पूंजीपतियों के विरुद्ध भी रच रहा है, यहाँ की सेना के विरुद्ध भी रच रहा है। आपने ऐसी छवि अपनी बना ली संदिग्ध चरित्र की, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जो विदेशों में मीटिंग कर रहा है जा करके, और वहाँ जो संदिग्ध चरित्र के लोग हैं उनसे मिल रहा है, अपना पूरा हिसाब किताब नहीं दे रहा है, ब्यौरा नहीं दे रहा है। राजीव गांधी कहीं भी जा रहे हैं तो छिप करके जा रहे हैं, गुम हो जा रहे हैं, तो पब्लिक कैसे भरोसा करेगी? इसका मतलब है कि ये आदमी बहुत सारी साजिशों में लिप्त है, इससे यही संदेश जाता है, और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आपकी पार्टी के लोग संदिग्ध चरित्र के लोगों से मिलते हैं, समाज में भी मिलते हैं, जो दोषी चरित्र के लोग हैं उनसे भी मंच पर मिल रहे हैं, बाहर मिल रहे हैं, उनके फोटो आ रहे हैं, उनके वीडियो आ रहे हैं। तो इससे जो है आप की छवि धूमिल हो गई, और जनता सब देख रही है। हो सकता है आप सोचते होंगे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सब फर्क पड़ रहा है। इन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट, इनका सबका मिला जुला प्रभाव आता है चुनाव में। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज से खा लिया जाता है कि आपने जातियों का गुणागणित लगा लिया बस हो गया। तो इस तरह का वोट नहीं होता है शुद्ध रूप से, जैसे आप समझ रहे हैं कि जातियों का परसेंटेज देख लिया, जोड़ लिया, ये सब
ये मूर्खों वाला गणित अब खत्म हो गया, अब वो जमाना नहीं रह गया, उस तरह का कॉम्बिनेशन से नहीं आता है। फिर आपने फ्री बीस, अगर यहीं पर मैं एक बात और कह दूं, संधि चरित्र में यही जो चरित्र है वो मोदी का चरित्र देख लीजिए, असंदिग्ध चरित्र है, खुला चरित्र है, सबके सामने है, तो लोग भरोसा कर रहे हैं कि नहीं ये आदमी हमारे लिए लड़ रहा है, ये आदमी हमारा नेतृत्व कर रहा है, इस आदमी पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि हर जगह इंडिया के लिए लड़ रहा है, इंडिया को जीत दिला रहा है, सभी देशों को दबा रहा है, सभी देशों पर हावी हो जा रहा है, तो लोगों का भरोसा बैठना ही बैठना है, लोग देख रहे हैं। और आपके विषय में तो यही हो रहा कि ये तो षड्यंत्रकारी है। फिर आपने एक फार्मूला निकाला फ्री बीस का, ये केजरीवाल से सीख लिया। केजरीवाल ने ठीक है 1-2 बार सफलता पा ली, हाँ, लेकिन वह जो फार्मूला है कि जो भी जनता की गाढ़ी कमाई है उसको इसी तरह से बांट दो, तो इससे एक तो इससे 2-3 तरह की बातें इसमें सामने आ गई। पहली बात तो यह है कि आपने जनता को भिखारी समझ लिया कि इनको कुछ दे दो और उनसे जो है वोट ले लो, भिखारी है ये। तो जनता इसे एक अपमान के रूप में भी, जो संवेदनशील लोग हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वो इसे एक अपमान के रूप में भी लेने लगे कि हम लोग को भिखारी के स्तर तक इन लोगों ने पहुंचा दिया है, या बिहेव कर रहे हैं या समझ रहे हैं अपने विषय में कि इनको दे दो। जो वास्तव में भिखारी के स्तर पर है उनको देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सबके लिए देना, तो फिर आपने सबको भिखारी के स्तर पर पहुंचा दिया। लाभ मिल रहा है ठीक है, लाभ के स्तर पर ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति इस तरह का लाभ नहीं चाहता, क्योंकि हर एक का अपना स्वाभिमान भी होता है। तो एक तो बात यह हो गई। दूसरी बात, आपने वहां पर इकोनॉमिक्स का ध्यान नहीं रखा कि ये जो दिए जाएंगे तो आखिर वो धन आएगा कहाँ से, वो धन कहाँ से लाया जाएगा। तो जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसी को आप बांटेंगे। इसका मतलब है कि जो टैक्स जो लोग दे रहे हैं, जो मध्यम वर्ग है, उसके ऊपर आपने दबाव बना दिया कि तुम और देते रहो टैक्स, ताकि हम और बांट बांट करके हम हर बार चुनाव जीतते रहे। तो मध्यम वर्ग भी खिलाफ हो गया इसके कारण कि हम लोग का टैक्स को ये लुटाने के लिए इसको दिया जाए ताकि ये जो है सत्ता में आए। तो यह छवि मध्यम वर्ग में बन गई। ठीक है, आपने निम्न वर्ग को थोड़ा बहुत खुश कर दिया, ये बात सही है, लेकिन आपने मध्यम वर्ग के खिलाफ जाकर के ये बात की, आपने टैक्स का लोड बढ़ा दिया मध्यम वर्ग पर। टैक्स का लोड जब आपने बढ़ा दिया तो मध्यम वर्ग तो सोचेगा कि कमाए हम, मेहनत हम करें, हमारे पर टैक्स का लोड बढ़ाता जाएगा, हर बार इस तरह से बढ़ा रहे हैं, लुटा रहे हैं, और जो है हम अपनी गाढ़ी कमाई जो है इनको देते जाएं, ये मजा करते जाएं, ये घोटाला भी करें, चोरी भी करें, अपने चमचों बेलचों को भी चोरी करवाएं और गरीब लोगों को भी पैसे दें। तो गरीब लोगों को पैसे देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मध्यम वर्ग के ऊपर प्रेशर बना करके उनसे पैसा ले करके आपने कभी कहा कि जितने हमारे नेता हैं वे सब जो हैं इसमें जो है योगदान करेंगे? कहा कि उन सबके वेतन में कटौती की जाएगी अपने नेताओं को और उसका पैसा जो है गरीबों को दिया जाएगा। इस तरह की भावना अगर आप करते तो लोग कहते हाँ ये त्याग की भावना है। ऐसा तो नहीं किए, मध्यम वर्ग को लोड डाल रहे हैं। जो बहुत अमीर लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगाते, चलिए नहीं जी आपको उसमें देना पड़ेगा पैसा उनके लिए, तो उसमें एक कैटेगरी बना देते, बहुत गरीब, कोई आपत्ति नहीं करता। अमीरों को भी आपत्ति नहीं है कि गरीब लोगों को जीने खाने का हक मिले, वे भी सहयोग करते, मध्यम वर्ग भी सहयोग करता, लेकिन आप सिर्फ मध्यम वर्ग के ऊपर जो है लोड फेंक रहे हैं, टैक्स वही दे रहे हैं बेचारे, और उनका जो है सारा उसमें डाल दे रहे हैं, और वो भी फ्री दे रहे हैं। क्यों फ्री की आदत लगाना? गरीबों को भी फ्री की आदत क्यों लगाना? उनको कुछ काम दीजिए, उनसे कुछ काम लीजिए, ताकि वह भी जो आप उसको दे रहे हैं उससे एक उत्पादन हो जाए, क्योंकि आप इसे आदत भी बिगाड़ रहे हैं। फ्री में तो जो कुछ उत्पादन होता नहीं, तो फ्री में आप कैसे दे सकते हैं? तो उनको इस तरह से दिया जाना चाहिए जिससे कि वह उत्पादन की ओर वृद्ध हो जाए, जिससे उनको यह भी नहीं लगे कि मुझे भिखारी की तरह दिया जा रहा है, और उनको यह लगे कि मुझे कमाने के लिए दिया जा रहा है, मुझे कमाना है।
तो उनको भी लगे कि मैं भी देश के लिए योगदान कर रहा हूं, मैं भी कमा रहा हूं, मेरा भी स्वाभिमान है। लेकिन आपने तो फ्री और लंपटों की एक फौज तैयार करना शुरू कर दी। इससे कुछ सफलता तो जरूर मिलेगी शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे जब इसके पर एनालिसिस शुरू हुई, जब इसके खिलाफ में सारी बातें आ गई, तो फिर आपके विपरीत जाना शुरू हुआ। और जो फ्री बीज की टेक्निक जो आपने लगाई, तो आपने सोचा कि ये फार्मूला मिल गया, लेकिन ये फार्मूला ये तो दूसरी पार्टी भी निकल कर सकती है। भाजपा ने भी निकल शुरू कर दिया। भाजपा भी यही करने लगी कि आप कह रहे हैं कि मैं इतना हम लोग देंगे सबको, तो वो भी कहने लगे हम लोग इतना देंगे। अब इसी का कंपटीशन हो गया, तो इस तरह से तो देश की अर्थव्यवस्था ही डूब जाएगी। इसीलिए आप सभी पार्टियों का जो है इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है आप लोगों का जो है कैसे बंटाधार हो इकोनॉमिक्स का, देश का, आप लोगों ने सब लोगों ने ये कर दिया। इसलिए आप लोग सभी को हटाना जरूरी है, टोटल राजनीतिक पार्टियों को, क्योंकि आप लोगों के पास सड़ी गली व्यवस्थाएं रह गई हैं और कुछ नहीं रह गई है। कभी भी अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी इस पर आप लोगों का विचार नहीं है। फ्री मेरे बढ़ियाँ बांट करके और जो है सबको भिखमंगे के स्तर पर ला देना, किसी पर अत्यधिक लोड बढ़ा देना, और उत्पादन कहाँ से होगा कैसे होगा इसके विषय में कुछ सोचना ही नहीं, बस सत्ता चाहिए बस। तो ऐसे क्या होगा? ऐसे तो देश भिखमंगा हो जाएगा। आखिर कर्ज ले करके कब तक आप किसी को फ्री में दे सकते हैं? अंत में देश भिखमंगा हो जाएगा, टूट जाएगा अंत में। जो हमारे जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वे चाहे कहीं भी हों, उनको वेतन देने के लिए पैसा नहीं रहेगा सरकार के पास। हालत अंत में ये हो जाएगी। और जो आपने वादे कर लिए उसको निभा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बजट जो है नेगेटिव में है। कहीं थोड़ा बहुत है भी तो उसको दे देंगे, फिर वेतन कैसे होगा, फिर अगले साल का कैसे होगा? तो जो वादे बड़े बड़े कर दिए वो कहाँ से पूरे होंगे ये सोचा नहीं, तो फिर वादा खिलाफी का भी आरोप लगा। भाई आपने जहाँ जहाँ भी ये किया वहाँ पर पूरा नहीं कर पाए, तो नहीं कर पाए तो आप एक मॉडल राज्य विकसित नहीं कर पाए, एक मॉडल विकसित नहीं कर पाए बेहतर इकोनॉमिक्स का और समाज के बेहतर विकास का। तो फिर कैसे जो है जनता आपको भरोसा करके आपको वोट दे? इसके बाद है कि आपने आपके जो सहयोगी हैं उनको आपने अपना एक जो है नौकर समझना शुरू कर दिया। उनको सहयोगी नहीं मानते रहे, कि नौकर मानते रहे। तो आपके जो सहयोगी पार्टियां भी हैं तो उनको भी आप जो है अपने नौकर पार्टी मानते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो आपकी नीति उनको दबाने की है, उनको ख़त्म करने की नीति है। तो उन पार्टियों को ख़त्म करना, क्योंकि आपके जो विचार हैं वैसे ही विचार वाले जो है आपके सहयोगी भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके जो वोटर हैं वे कभी आपके वोटर थे, अब वे उनके वोटर हैं। तो उनके साथ समझौता करके आप जो है सत्ता में आना चाहते हैं। कई जगह आपने जो गठबंधन बना रखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उन पार्टियों के भीतर से शत्रु हैं, ऊपर से जो है धर्मनिरपेक्ष का या मुस्लिम तुष्टिकरण का या माइनॉरिटी तुष्टिकरण का इन सब का चोंगा ओढ़ रखा है आपने भी और आपके सहयोगियों ने भी। उनके साथ आप वो हो गए, लेकिन उन पार्टियों के लिए आप कभी कामना नहीं करते अंदर से भले के, क्योंकि आप जानते हैं कि ये हमारे वोटर को छीना है, इसलिए इसको मिटाना है। तो आप उनको दबाने की भी कोशिश करते हैं। तो कहीं भी आप जो है उनको स्पेस नहीं देते और उनसे कुछ सलाह नहीं देते, बल्कि उनको आदेश देते हैं, उनको अपने मुद्दे पर लाने की कोशिश करते हैं, उनको बढ़ाने की कभी कोशिश नहीं करते। उनको कैसे काटा जाए, कैसे छांटा जाए, इसी की कोशिश करते हैं। तो वे पार्टियां भी आपके अंदर से तो खिलाफत करती ही है, तो वे भी आपको हराने का काम करते हैं। जैसे सपा समाजवादी पार्टी ने आपको मध्य प्रदेश में बहुत सारी चोट पहुंचाई, उनका समर्थन नहीं मिला, उनका विरोध आपको मिला। उसी तरह बहुजन समाज पार्टी है, उसका भी समर्थन आपको नहीं मिला। तो आप उन्हें बढ़ाने की नहीं, उनको मिटाने की सोचते हैं। तो यह जो है ये आपकी नीति जो है ये विपक्षियों के खिलाफ में, तो आप विपक्षियों के शत्रु तो हैं विपक्षी पार्टियों के, और जो आपके पक्ष के हैं उनके भी आप शत्रु सिद्ध हो गए। तो वे भी जानते हैं कि ये हमारे शत्रु हैं। तो आपकी नीति इस स्तर पर है, तो यहाँ भी आपको सुधार की जरूरत है।
आपके पास बड़े और बेहतर मुद्दे नहीं हैं, तो बड़े और बेहतर मुद्दे आपको लाने पड़ेंगे। देश को दिशा दिखाना पड़ेगा, युवाओं को दिशा देनी पड़ेगी, जनता में नई उम्मीद जगानी पड़ेगी। आप उनको शासन में और कैसे उनके अधिकार हो जाए जनता के पास, उस पर कभी आवाज नहीं उठाते, कभी नहीं कहते कि भाई कानून बनाने का अधिकार भी आपको भी दिया जाए, जो पार्लियामेंट से पास होगा वो जनता से भी पास कराया जाएगा, ऐसा कभी नहीं कहते। तो बड़े मुद्दे भी जाइए, तो आप अपने बड़े मुद्दे विकसित कीजिए, बेहतर मुद्दे विकसित कीजिए, तब तो आप उसे हरा सकते हैं। नहीं तो सारे लोग मिल करके, जितनी पार्टियां हैं ना आपके, सारे मिल करके भी भाजपा को नहीं हरा सकते, क्योंकि उसके मुद्दे बड़े हैं और आपको उनसे भी बड़े मुद्दे बनाने पड़ेंगे, और उनसे बड़े मुद्दे आपके पास नहीं है तो फिर आप नहीं जीत सकते। तो उस पर चिंतन कीजिए, उस पर विद्वानों से वह लीजिए कि कैसे इनसे बड़े मुद्दे कैसे लाए जाए। आप अच्छा विपक्ष बनने की कोशिश नहीं की, आप एक दुष्ट विपक्ष बनने की कोशिश की, तो आपकी अच्छे विपक्ष की छवि भी खत्म हो गई। एक अच्छे विपक्ष की भूमिका जो आपको मिली वो उसको आप नहीं निभा सके। विपक्ष जो है वह देश को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए और एक समझदार विपक्ष होना चाहिए, लेकिन आपने अपनी छवि एक दुष्ट विपक्ष की बनाई, जो शासन का विरोधी हो गया, जो सरकार का विरोधी हो गया, जो भारत का विरोधी हो गया, जो पार्लियामेंट का विरोधी हो गया, जो पार्लियामेंट का सेशन नहीं चलने दे रहा है, इस तरह की छवि बना लिया। हर मुद्दे पर सरकार को खाली गाली दे रहा है, चाहे सरकार अच्छी कोई चीज ला रही है या खराब चीज ला रही है, जितने भी समाज में विरोधी गतिविधियां हो रही हैं उनका समर्थन दे रहा है, सामने से या पीछे से या कहीं से भी। तो ऐसी छवि आपकी निर्मित हो गई। तो दुष्ट विपक्ष की जो आपकी छवि बनी है उसको आपको बदलने की जरूरत है। आपके अपने नेताओं से भी बातचीत का अभाव है, समालोचना का अभाव है, आप अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं करते। बहुत सारे एंकरों को आपने जो है बैन भी कर दिया। इसका मतलब क्या है? अर्नब गोस्वामी अच्छे पत्रकार थे, उनको जेल भिजवाने की कोशिश की, भिजवाया भी था, हालांकि वहाँ छूट गए। तो आप जो है अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं करते। आप दूसरे पर तो आरोप लगाते हैं, लेकिन आपके ऊपर जब कोई आरोप लगाता है तो आप नाराज होकर के उसका घर गिरा देना, उसको जेल भेज देना, उसको धमकाना, उसको मारना, उसको पीटना, उसका बहिष्कार करना, इस तरह की बातें आपने किया। और खाली बाहर वालों के लिए नहीं, बल्कि अपने आपके भी अपने जो नेता हैं, जो अगर कुछ सलाह देना चाहते हैं, कुछ जो आप लोग के सिद्धांत के थोड़ा सा अलग हट करके है, आप लोग के तौर तरीके से कुछ अलग हट के है, तो उसको भी बाहर का रास्ता तुरंत दिखा देते हैं, उसको भगा देते हैं। तो इस तरह से जो है आपके भीतर में असहिष्णुता विकसित हो गई। हालांकि आपने नारा लगाया भारत में असहिष्णुता हो गई, लेकिन आपकी पार्टी में जो असहिष्णुता है उसका आपने कभी भी अवलोकन नहीं किया। भारत में आपको असहिष्णुता दिख रही है। क्यों? क्योंकि जो है हिंदुओं ने जिनको वोट दिया है तो वो आपको हजम नहीं हो रहा, इसलिए असहिष्णुता हो गई। आप असहिष्णु हो गए उस सरकार के प्रति, वह आप नहीं देख रहे। आपकी जो आर्थिक नीतियां हैं वो बिल्कुल ही अस्पष्ट हैं। आपकी विदेश नीतियां भी अस्पष्ट हैं, स्पष्ट स्टैंड नहीं है। किसके साथ जो है भारत हो जाए कि भारत की विदेश में छवि और दबदबा बढ़े, इस पर आपका विचार नहीं। कैसे हमारी सरकार बने, इस पर विचार है। इजराइल का आप लोग विरोध करते रहे, जबकि इजराइल सब चीज में एडवांस है। तो हम एडवांस के साथ हो करके ही एडवांस हो सकते हैं, एडवांस का विरोधी होकर एडवांस नहीं हो सकते। हम सिर्फ वे जो भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, ऊंट चराने वाले लोग हैं, उनके साथ होकर के हम विकसित नहीं हो सकते। जिनके पास एजुकेशन नहीं है बेहतर, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, साइंस नहीं है, वैसे के साथ होकर के हम बेहतर नहीं हो सकते। बेहतर हम उसके साथ होकर के हो सकते हैं जो साइंस में हमसे आगे हो, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हो,
इकोनॉमिक्स में हमसे आगे हो, जो हमसे आगे है उसके साथ हम अच्छा संबंध बना करके हम भी आगे हो सकते हैं, हम उससे सीख सकते हैं, उनसे कोलैबोरेशन हो सकता है हमारा। तो हमारी विदेश नीतियां वैसी होनी चाहिए जो मजबूत है, सख्त है, उसके साथ हमें होना चाहिए, उसके साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए। और हमारी नीतियां इस तरह से भी होनी चाहिए विदेश में कि हम कम से कम विरोधी पैदा करें, और कम से कम मजबूत से तो विरोधी पैदा नहीं करें, मजबूत को तो विरोधी नहीं बनाएं, और चापलूसी नहीं करें, बल्कि लोग अन्य जो देश है वे हमारी चापलूसी करें, हम इस तरह वो कर दें कि वे हमारे समर्थक हो जाए, हम उनके लीडर हो जाए, वे हमारे मुंह से कुछ कहवाना चाहें, वे हमारे साथ सट करके अपने को ताकतवर महसूस करें। और जो ताकतवर देश हैं उनके साथ भी हम इस तरह से सटें कि वे भी यह ना सोचें कि ये हमारा चमचा है। तभी हम जाकर के सबके ऊपर जो है अपनी बातें रख सकते हैं। एक हम जिम्मेवार विदेश नीति बना सकते हैं जिसमें कि न्यायप्रियता की झलक हो और जो ठोस एक स्टैंड ले सके। इस मामले में मोदी सरकार बहुत ही बेहतर है, तो इसमें आप तारीफ करनी चाहिए सरकार की, लेकिन आपने तो बस निंदा करने की सोच रखी है सिर्फ। आर्थिक नीतियां भी हमारी स्पष्ट होनी चाहिए कि कैसे समाज का अधिक से अधिक नीचे तबके का भी विकास हो, और इसके लिए क्या है कि कैसे जो है सबसे गरीब लोगों का विकास हो सके। तो गरीब लोगों का विकास आपने फ्रीबी से सोचा है नहीं, उनको काम देने से होगा, उनसे काम लेने से होगा, उनकी बेहतर शिक्षा हो उससे होगा। रोजगार परक शिक्षा आपको देनी पड़ेगी। तो आप तो कहेंगे नहीं मदरसा होना चाहिए, मदरसा होना चाहिए। तो आप तो इसका मतलब है कि जितने भी मुस्लिम बच्चे हैं आप नहीं चाहते कि वे जो है वो बेहतर स्थिति में हो सके, इसलिए कि मुस्लिम नाराज हो जाएगा। तो आपकी आर्थिक नीति कहाँ गई, शिक्षा की नीति कहाँ गई? आपको तो मुसलमानों को प्रेरित करना चाहिए कि नहीं, तुमको ये सब जो है ये मदरसे वाली शिक्षा काम नहीं आने वाली है, कुरान की शिक्षा से तुमको कुछ नहीं होना है। तुमको आधुनिक विज्ञान की शिक्षा चाहिए, आधुनिक इकोनॉमिक्स की शिक्षा चाहिए, आधुनिक कॉरपोरेट की शिक्षा चाहिए, वैसी शिक्षा दे। तो वैसा तो आप नहीं करना चाहते। तो आर्थिक नीतियां भी आपकी अस्पष्ट हैं। कैसे देश में धन बाहर से जाए, जैसे कैसे इन्वेस्टमेंट यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आए, उसकी कैसे नीति होनी चाहिए, कैसे पारदर्शिता है, कैसे कोई भी जो ट्रेडिंग हो रही है उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए, कैसे हम जो है जो हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसको अच्छा बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने प्राइवेट सेक्टर यूनिट को अच्छा बढ़ा सकते हैं, कैसे हम हमारे जो मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं हाँ उनकी तनख्वाह बढ़ा सकते हैं, उनका शोषण कैसे रोक सकते हैं, उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। उनका भरोसा कैसे जीत सकते हैं आप? आज जो है 29,000 का उनसे काम हस्ताक्षर करा के उनको 10,000 15,000 पकड़ा दिया जा रहा है। तो कैसे वहाँ पर जो दलाल लोग हैं या जो ऐसे प्राइवेट सेक्टर वाले हैं जो इन मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर जो है कानून बनाने के लिए एक बेहतर व्यवस्था की बात करनी चाहिए। तो वैसा तो आप नहीं कर रहे हैं कहीं भी। कैसे पूंजीपतियों की आय जो है वो पारदर्शी हो, कैसे किसी भी जो भी सामान बनाए जा रहे हैं मनमाने दाम लिए जा रहे हैं, तो कैसे उसमें पारदर्शिता है, आपको उसकी भी बात करनी चाहिए कि लागत मूल्य कितनी है और उसमें लाभ कितना लिया जा सकता है अधिकतम। ग्राहक को भी पता चले कि जो है जो भी सामान बन रहे हैं तो उस सामान की क्वालिटी भी सही हो, उसके दाम भी सही हो और उसको कितना लाभ मिल रहा है। एक दुकानदार को या भी ग्राहक को पता होना चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर को कितना मिल रहा है लाभ वो भी पता होना चाहिए, कंपनी को कितना लाभ हो रहा है वो भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई? कैसे
जो है अति धनाढ़ लोग हैं उनके अमीरी रेखा की बात आपने कभी नहीं की कि अमीरी रेखा भी एक खींची जाए कि उनके धन को ला करके जो है फिर से जो है वो सर्कुलेशन में रखा जाए, तो आपने उसकी भी बात नहीं की। तो ये सारी नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए। फिर आपके भीतर में शौर्य की भी कमी पाई गई, कई हमले हुए तो आप बोल्ड स्टेप नहीं ले पाते हैं, नागरिकता की परिभाषा नहीं अभी स्पष्ट हो पाई है, उसके आधार पर आप नहीं खरे उतर रहे हैं। तो एक जनता यह देखती है कि जिसको हमने सरकार को बनाया है वो क्या बोल्ड स्टेप ले सकती है, क्या कठोर निर्णय ले सकती है। तो पाते हैं कि आप लोग तो कठोर निर्णय नहीं ले पाते हैं, लुंज पुंज वाले, बहकाने वाले, भरमाने वाले निर्णय लेते हैं। चाहे विदेश नीति हो, चाहे आपकी अर्थ नीति हो, चाहे कोई भी सोशल नीति हो, जो भी है, सभी में लुंज पुंज ढोल मोल की नीति बस आपकी है। आपकी नीति बस ये है जनता को भरमाए रखो और शासन करते रहो। जबकि आपके बरक्स जो भाजपा सरकार है उनकी नीति स्पष्ट है, वो बोल्ड स्टेप लेने में वो नहीं डर रहे हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। अपने नेताओं में आपने त्याग की भावना नहीं भरी। आपके नेता जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई मारपीट कर रहा है, क्योंकि आपने भोग सिखाया, त्याग नहीं सिखाया। देश के लिए हमें कुछ करना है यह भावना नहीं भरी। तो आपने भोगवादी जो है विचार को है बढ़ाया हुआ दिया, क्योंकि वामपंथियों के साथ हो गए तो त्याग की भावना कहां से आएगी। त्याग की भावना तो सनातन विचारधारा के साथ आती, तो त्याग की भावना होती तो नहीं लड़ते लोग। तो आपके भीतर में नहीं लड़ते तो गुट नहीं बनता वैसा, क्योंकि त्याग के लिए गुट नहीं बनते हैं, भोग के लिए गुट बनते हैं। तो आपने वह नहीं दिखलाया, त्याग नहीं दिखलाया, और इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे महत्वाकांक्षी लोग लड़ने लगे, गुट बनाने लगे। और वैसे महत्वाकांक्षी लोगों को जो भोगवादी लोग हैं तो वे टांग खींचने लगे, वे विपक्ष में के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया। फिर जो है और अपने ही पार्टी के विरुद्ध में कैंडिडेट खड़ा होने शुरू हो गए। अब गहलोत और पायलट में लड़ाई शुरू हो गई। अब गहलोत का समर्थक, पायलट का समर्थक जो है, दोनों आपस में एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं। यही हाल हर जगह है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपने त्याग की भावना में नहीं भरी है। आपने त्यागियों को अपने यहाँ आश्रय नहीं दिया, आपने सिर्फ भोगवादियों को आश्रय दिया है, इंद्रिय लोलुप लोगों को आश्रय दिया। जो भी त्यागी आए उनको आपने लात मार के भगा दिया। जो भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं उनको लात मार के भगा दिया। जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कुछ करना चाहते हैं, चापलूसी करते हैं, उसके लिए जो कोई ठेका चाह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे लोगों को प्रश्रय दिया। जो ठेका चाह रहा है, ठेकेदारों को आपने महत्व दिया। जो देश के लिए कुछ करना चाह रहा है उसको महत्व नहीं दिया। इसीलिए ये हालत है। आपने सोशल मीडिया को बहुत कमजोर समझा। सोशल मीडिया आजकल स्वतंत्र है। सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ी क्रांति की है सूचनाओं के आदान प्रदान में और विचारों के आदान प्रदान में, विश्लेषण में और सही तथ्यों को रखने में। जो मेन मीडिया है वह तो बिका हुआ है, वह तो दबाव में है, प्रेशर में, स्वतंत्र नहीं है। वह तो पार्टियों के भी दबाव में है और जो उनके हाउसेस हैं, जो मालिक हैं, उनके दबाव में है। तो वे स्वतंत्रता से बात को नहीं रख पा रहे हैं। तो लोग उनके यहाँ सिर्फ जो है न्यूज़ को देखते हैं, जो फैक्ट है उसको देखते हैं, न कि विश्लेषण को। इसलिए उनका प्रभाव अब कमज़ोर हो रहा है विश्लेषण के रूप में, लोगों को प्रभावित करने के रूप में। वे लोग जो हैं सिर्फ अब सूचना के केंद्र हो चुके हैं, न कि वे अब विचारों को निर्मित, विचारधारा को निर्मित और विश्लेषण के लिए लोग उनको नहीं देख रहे हैं। तो उस मामले में भी कमजोरी आ चुकी है।
तो आप जो है सोशल मीडिया में आपकी कमजोरी दिख रही है, तो वहाँ पर आपको मजबूती की ज़रूरत है। और सोशल मीडिया में मजबूती तभी आएगी जब जनता के मुद्दे को आप उठाएंगे, न कि अपने मुद्दे को जनता पर थोपेंगे। जनता क्या चाह रही है वह जब आप बोलेंगे, न कि आप जो बोल रहे हैं उसमें आप जनता को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे। आपकी संवेदनहीनता भी आपकी हार का एक बहुत बड़ा कारण है। जो आपकी संवेदना भी प्रकट होती है तो वो जाति बिरादरी देख के प्रकट होती है, धर्म देख के प्रकट होती है कहीं भी, तो इसको भी जनता देख रही है। और आपकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, आपकी न्यायप्रियता पर सवाल उठते हैं, तो आपको अपने को इस विषय पर सुधार करना पड़ेगा कि आपकी छवि जो है न्यायप्रिय पार्टी की बने। और संवेदनशील जो मुद्दे हैं उस पर आपके विचार आने चाहिए। यह नहीं कि हम चुप हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे, तो कुछ बोलेंगे तो विपरीत चला जाएगा। तो क्योंकि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको राष्ट्र के हर मुद्दे पर कुछ ना कुछ बयान देना होता है, और सही बयान देना होता है, न्याय संगत बयान होना चाहिए, जनता के हक में होना चाहिए, न कि जनता के एक वर्ग के हक में। तो इन सब विषयों पर सुधार की जरूरत है। तो ये सब में आप जो है कमज़ोर रहे, और इन सब का सारा प्रभाव जो है आपके चुनाव में आया, जिसके कारण आप हारे। और अगर सुधार नहीं करेंगे तो आप पुनः हारेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं हारेंगे और कहीं किसी इधर उधर से तुक्के से इधर उधर से सेटिंग करके कहीं एक आध जगह जीत गए तो आपको बहुत उछलने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत लंबे समय तक वहाँ पर कायम नहीं रह पाएंगे। हरि ओम।